हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो वेलकम इन टू दिस क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेंगे हमारे मिक्सड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो 2019 2021 में आए हैं, ठीक है। यस, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 25 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये 2 PM का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास रहता है रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो इसको मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो भी डाउट्स आपके होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपके क्लियर होते हैं। ओके, सो आप इसको मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। यस, सो इसलिए इसको आप मिस मत करिएगा, रोजाना अटेंड कीजिए। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो शेयर और लाइक करेगा तो उसके बाद वो थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, यस, तो थोड़ा सा रुकते हैं, मैं भी शेयर करूंगा, ठीक है, आप भी शेयर करके रखो। चलो, वेरी गुड, सब शेयर करो, सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आपके पास हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं ना, एग्जाम में आप कैसे आंसर करोगे। देखो, कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, है ना। आप इन बातों के पीछे मत पड़ो। इन्हें जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है, जब आ जाएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ऐसे मतलब वो क्यों पूछते हैं, तो वो मतलब पढ़ते नहीं है, वो कुछ और काम करते पढ़ते नहीं है, इसलिए वो बार बार पूछते रहते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मतलब ऐसा पूछते नहीं हैं, वो अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से सिलेबस को कवर करते हैं, कंसेप्ट उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज अटेंड करते हैं, मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं। सो वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कब होगा क्या होगा, उनको पता चलेगा, ठीक है। सो इसलिए आप भी ऐसे बने बने रहो, और आप भी बनो ऐसे ही कि आप इन बातों पे ध्यान मत दे दो। आप सिर्फ ध्यान दे दो कंटेंट पे, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कर लो। जब आपको एग्जाम होगा तब आपको पता चलेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं, देखते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। A teacher gives lot of positive and negative examples to support his her presentations in the classroom। एक टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है, चाहे वो पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे, अपने क्लास को मतलब सपोर्ट करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देता है। दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये किस टीचिंग लेवल के रिलेटेड है, ठीक है। ए है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, बी है मेमोरी लेवल, सी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, डी है रिफ्लेक्टिव लेवल। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। मैं दोबारा बताऊंगा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर दोबारा बताइए। सो एक टीचर जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताता है, चाहे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बताता है चाहे नेगेटिव एग्जाम्पल्स बता देता है, ठीक है, तो अपनी प्रेजेंटेशन को के रिलेटेड, तो ये किस लेवल ऑफ टीचिंग में आते हैं, ठीक है, क्या ऑटोनॉमस में आते हैं, क्या मेमोरी लेवल में, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल में, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो सी पार्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं, एक टीचर क्या करता है, वो एक बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल्स देता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे मेमोरी लेवल क्या होती है कि मेमोरी लेवल में मतलब रिकॉल करवाते हैं, ठीक है, याद करवाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं,
इसी तरह रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हैं, रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं, इन्हें खुद जो कंसेप्ट क्लियर होता है स्टूडेंट्स का वो खुद उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तो हाई थिंकिंग लेवल होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which stage in research creates a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information? यानी ऐसी कौन सी स्टेज है रिसर्च की जो क्रिएट करता है वर्किंग थीसिस किसके लिए, रिसर्च पेपर के लिए एक थीसिस प्रिपेयर करता है एक रिसर्च पेपर के लिए बाय स्पेसिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उससे क्या मिलते हैं, उस रिसर्च पेपर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट द रिसर्च जो वर्क जो होगी, ठीक है। यस, तो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सी स्टेज है। यह है रिसर्च डिजाइन, वी आर डेवलपिंग ए थीसिस, हाइपोथेसिस, से रिव्यू ऑफ लिटरेचर, द एनालिसिस ऑफ डेटा। आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी ये वो स्टेज होती है जब एक वर्किंग थीसिस बनती है, ठीक है, उसकी वजह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वजह से एक वर्किंग थीसिस बनती है और वो रिसर्च पेपर के लिए एक इंफॉर्मेशन बनती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। After identifying the different variables and establishing the logical reasoning in theoretical framework, the next step in the research process is to, यानी जब पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, उसके बाद हम एस्टेब्लिश करते हैं लॉजिकल रीजनिंग उसमें और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी करते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है रिसर्च प्रोसेस का, कंडक्ट सर्वे, बी जनरेट हाइपोथेसिस, फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन, डी यूज एक्सपेरिमेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन। चलो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। जो भी देख रहे हैं आप, लाइव चैट एक ऑप्शन आ जाता है, लाइव चैट में आप जाइए, वहां आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट द करेक्ट आंसर, जनरेट हाइपोथेसिस। यानी जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग एस्टैब्लिश करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं लॉजिकल रीजनिंग को। तो उसके बाद यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके हम बाद हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। रेफरेंस सर्व्स द पर्पज ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या मतलब करते हैं, जो हम रेफरेंस देते हैं ना थीसिस में या रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस, वो क्या हमें उसका पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है। यह लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, मतलब ऑथेंटिसिटी देना, ठीक है, इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग, उसे डिसाइड कर सकते हैं हम कहाँ से हम कंटेंट ले सकते हैं, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सी गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द रिसर्च, डी है एग्जिबिटिंग द ग्रेट अचीवमेंट। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट है ना। सी पार्ट क्या है, गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द रिसर्च, यानी एक वैल्यू मिलता है रिसर्च का, ठीक है। यानी जो रेफरेंसेस होते हैं उनको जब हम लिखते हैं, चाहे रिसर्च पेपर में, चाहे डिसर्टेशन में, चाहे थीसिस में, तो उसे क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है हमारे रिसर्च का कि नहीं ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर कर लो। बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ टीचर। कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं नीचे जो टीचर करता है। विच एक्टिविटीज आर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के रिलेटेड है। ये है गिविंग ए मास्टरी टेस्ट, मास्टरी टेस्ट देना, क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का है। बी है कंडक्टिंग क्विज सेशन, क्विज सेशन को कंडक्ट करना।
से एवेलुएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम में मतलब देना, ठीक है, जैसे ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड ऐसे। दे प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, यानी फीडबैक देना जब टीचिंग हो रही है, ठीक है। सीई है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट मोर, तो एनकरेज करना स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सा इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा टाइम हम दे देंगे आपको। ए बी सी डी ई, ये पांचों जो है, पांचों में से आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के रिलेटेड कौन सा है। चलो सब आंसर करो। तो आपका टाइप खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट, यहाँ से कोड आपको चुनना था, है ना। ए में है ए बी सी, बी में है बी सी डी, सी में है बी डी ई, डी में है बी सी। तो आंसर क्या आएगा, सी पार्ट बी डी ई। बी के कंडक्टिंग क्विज सेशन, देखो क्विज सेशन कंडक्ट करना। देखो अगर मास्टर टेस्ट होगा दैट बिकम समेटिव एवेल्युएशन, है ना। क्विज सेशन को मतलब ये प्रोवाइड करना बच्चों में, तो ये बनता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो इसी तरह डी क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, यानी जब पढ़ाता है टीचर तो उस वक्त फीडबैक देना, ठीक है, तो वो भी बनता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। या एनकरेज स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट मोर, तो बच्चों को मतलब एनकरेज करना, जब वो कुछ बोलेंगे अच्छा सा तो उसके लिए हमें यहाँ से उनको एनकरेज करना है, ठीक है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे उसके लिए हमें एनकरेज करना है उनको, ठीक है। सो बाकी जो है ए जो है ये समेटिव इवैल्यूएशन का बनता है ना। ग्रेड सिस्टम भी इवैल्यूएशन में मतलब ये समेटिव इवैल्यूएशन देते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, identify those teaching methods which have a great scope for dialogic discourses। यानी dialogic discourses के लिए ज़्यादा स्कोप किनका है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से मेथड्स ऐसे हैं। ए है लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, बी है टीम टीचिंग, सी है ट्यूटोरियल्स, डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, ई है चॉक एंड टॉक मेथड, एफ है ग्रुप डिस्कशंस। अब सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि वो टीचिंग मेथड्स जो जिनका ज़्यादा स्कोप रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है डायलॉजिक डिस्कोर्सेस के लिए। का टाइम खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखे में इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, बी सी सी डी एफ, सी डी एफ। सी क्या है, ट्यूटोरियल्स, डी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, एफ क्या है, ग्रुप डिस्कशंस। तो ये डायलॉजिक डिस्कोर्सेस के लिए ज़्यादा माने रखते हैं, ज़्यादा स्कोप है इनका, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप, मैं दोबारा बताऊंगा। सी ट्यूटोरियल्स, डी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, एफ है ग्रुप डिस्कशंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 7 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस, यानी थीसिस पे जो सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, जो गाइड होता है उसकी सर्टिफिकेट होती है। तो उससे क्या होता है, यह गिव्स नेम एंड फेम टू द सुपरवाइजर। क्या सुपरवाइजर को उसे मतलब नाम मिलता है, ठीक है। बी ए क्लियर डिफरेंट बोटल नेक्स इन द सिस्टम, यानी ये फॉर्मेलिटी पूरी करती है। क्या सी गिव्स वेटेज टू द स्कॉलर्स वर्क, तो उससे वेटेज मिलता है, यानी उससे इंपॉर्टेंस मिलती है कि कितना अच्छा काम है स्कॉलर का, ठीक है। डी एंश्योर्स ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, तो ये ओरिजिनलिटी दिखाता है एक काम को, एक जो रिसर्च वर्क हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन किसके लिए रहती है, उसका पर्पस क्या रहता है थीसिस में, चाहे वो डेजर्टेशन में चाहे थीसिस में, उसका पर्पस क्या रहता है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
चलो सब आंसर करो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एंश्योर्स ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, यानी जो ओरिजिनलिटी होती है काम का, ठीक है, तो उसको दिखाता है यहाँ पे सुपरवाइजर की सर्टिफिकेशन कि ये ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर कर लो। बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए हैं एक लर्नर की, ठीक है, एक स्टूडेंट की। आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी आपको यहाँ पे चूज करने वो जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए हेल्प करते हैं। यह लर्नर्स रेस्पेक्ट फॉर टीचर, यानी स्टूडेंट का रेस्पेक्ट टीचर के लिए रिलेटेड। बी ए लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, लर्नर का मेंटल एबिलिटी। सी ए लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। डी ए लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी। ई है लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। एफ है लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी। सभी आपको कोड चूज करना है। ए है ए बी सी एंड एफ। अब ये कोड इसी में से ले गए तो आपको ये चूज करना है कौन सा आएगा। आपके पास टाइम है तो आप आंसर कर लो सोच समझ के। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है, ठीक है। तो आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है, बी सी डी एंड एफ। बी क्या है, लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, तो ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी क्या है, लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो लर्नर की है स्टूडेंट की। उस तरह लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, यानी उसको कितनी इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, जैसे आपको इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये भी इफेक्टिव टीचिंग को मतलब हेल्प करता है। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी ये नहीं आएगा, ठीक है, ई पार्ट नहीं, एफ पार्ट आएगा। लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी, यानी लर्नर का व्यू सोसाइटी पे कितना अच्छा है, यानी कल के वो जब वो पढ़ेगा, जब वो अच्छे से पढ़ेगा तो उसका मतलब इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी पे, ठीक है, सोसाइटी पे उसका असर क्या रहेगा, ठीक है। सो दैट इज आल्सो दैट आल्सो मैटर्स इफेक्टिव टीचिंग। ये तभी पढ़ेगा, ये बोलेगा नहीं कल मुझे सोसाइटी में कौन सा काम करना है या रेस्पेक्ट हासिल करना है सोसाइटी में, ठीक है, या मुझे कौन से हेल्प करनी है सोसाइटी को, तभी ये पढ़ेगा, तभी इफेक्टिव टीचिंग बन सकती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। देखो रेस्पेक्ट जो है ये ज़रूरी है, बट ये इफेक्टिव टीचिंग को कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ई पार्ट क्या है, लर्नर्स इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी जो बाकियों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो ये भी मैटर नहीं करता है इफेक्टिव टीचिंग में, ठीक है। सो मैटर जो करते हैं ये बी सी डी एंड एफ मैटर करते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ensuring द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन, यानी जो पार्टिसिपेशन होती है किस रिसर्च टाइप में जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हाँ, चाहे प्रोफेशनल वर्क होगा, चाहे वर्क सिचुएशन होगा, कोई भी काम होगा तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ए फंडामेंटल रिसर्च, बी है अप्लाइड रिसर्च, सी है इवेलुएटिव रिसर्च, डी है एक्शन रिसर्च। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
सो आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से क्या होता है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने काम को। चाहे एक टीचर होता है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आता होगा तो वो एक्शन रिसर्च करेगा, ठीक है। उसमें उसका जो प्रोफेशन होगा उसमें मतलब आगे इम्प्रूव हो जाएगा कि वो देखे कि मेरा लूप होल्स कहाँ पे हैं, मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे पढ़ाने में, चाहे मेरा जो मेथड है वो क्या वो सही नहीं है, ठीक है। चाहे मैं जो काम करता हूँ क्या वो सही नहीं है, ठीक है। सो ऐसे हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, ओके। सो उससे क्या होगा कि हमारा जो हमारे काम में जो क्या है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है, उनको मिलाना है आपस में। लेक्चर मेथड यहाँ से देखना है कौन सा आएगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड। सो आपको टाइम मैं दे दूंगा, सो आप कर लो इसको और आंसर कर लो। आपको यहाँ से कोड चूज करना है, नीचे दिए गए कोड्स। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। जो भी देख रहे हैं लाइव चैट एक जो ऑप्शन आ जाता है वो देख लो। कल हुआ था 100 एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज थे जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर अभी नहीं देखा आपने, आप जाओ फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं 2 PM 100 टॉप एमसीक्यूज। पर टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी ए को थर्ड आएगा, ठीक है। लेक्चर मेथड थर्ड, इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। बी है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, है ना, बी को सेकंड आएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। सी है प्रोजेक्ट मेथड, इसका फोर्थ आएगा। स्टूडेंट्स एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न। स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं और आपस में सीखते हैं। इस तरह डी क्या है, कोलैबोरेटिव मेथड है ना, इसका फर्स्ट आएगा एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट, ठीक है। सो यानी वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में। सो आप इसको देखो अच्छे से। ये कल को एक ही पूछ सकते हैं कि लेक्चर मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब यहाँ पे कॉलम वाइज पूछा गया, कल का एक ही पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। लाइक कर लो सब। आप देखो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, आप फिलर फॉर्म पे जाके वहाँ यूट्यूब चैनल में आप सर्च कर लिए फिलर फॉर्म, फिर वहाँ पे लिखा होता है 2 PM, ठीक है। हाँ 2 PM के जितनी क्लास है इनको आप देख लो। मतलब वो सफिशेंट है, अगर आप उनको देख लोगे सफिशेंट है आपके लिए, तो नेट आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज एसोसिएटेड विद। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बॉडी लैंग्वेज किसके साथ रिलेटेड होती है। ए है कल्चर, बी है ए मूवी ऑडियंस, सी है ए क्लासरूम सिचुएशन, डी है ए सब्जेक्ट टॉट। सब आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। बॉडी लैंग्वेज किसके साथ रिलेटेड होती है। देखो ये बातें छोड़ो, आपकी एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, है ना। बाकी ये बातें इनको छोड़ो, आप ध्यान दे दो VYQs MCQs पे। जो जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। हाँ अगर आपको सक्सेस पानी है तब, वरना नोटिफिकेशन के पीछे रहोगे आप तो ऐसे नहीं हो जाएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके सिग्री पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, कल्चर, यानी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये कल्चर के साथ रिलेटेड होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में किस एरिया का कौन सा कल्चर है वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, ओके।
सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ो पर आंसर कर लो। द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम्स दैट इट्स कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस इज कॉल्ड, यानी जो आर्ग्यूमेंट ऐसे क्लेम करता है कि इसका कंक्लूजन जो है ये सपोर्ट करता है इसके प्रीमाइसेस को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए एनालॉजिकल आर्गुमेंट, बी इंडक्टिव आर्गुमेंट, सी डेमोंस्ट्रेटिव आर्गुमेंट, डी डिडक्टिव आर्गुमेंट। सब आंसर कर लो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए। यानी एक आर्गुमेंट होता है, उसमें जो कंक्लूजन होता है वो सपोर्ट करता है प्रीमिसेस को, तो उसको क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। जो प्रीमिसेस को सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन, उसको क्या बोलते हैं? चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट, ठीक है, उसको डिडक्टिव आर्गुमेंट बोलते हैं। जहां पे कंक्लूजन सपोर्ट करता है प्रीमिसेस को, तो वहां पे हाँ, यहाँ पे मतलब कि उसका कंक्लूजन जो होगा है ना, आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो सपोर्ट करता है प्रीमिसेस को, है ना, दैट इट इज कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमिसेस। ओके, तो ध्यान में रखना ये, यानी कंक्लूजन जो होता है ये इसको सपोर्ट करता है प्रीमिसेस, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, सपोर्ट की बात जब आ जाएगी तो डिडक्टिव आर्गुमेंट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 13 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। A basic principle of effective classroom communication is that one should adapt his or her own to the audience. Which of the following would replace a gap? यानी एक बेसिक प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का, वो है कि यानी एक क्या करता है, वो अडाप्ट करता है अपना तरीका, ठीक है, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी गैप इसको फुलफिल करता है? ए है एसेंट, बी है एक्सटीरियर, सी है मैसेज, डी है मैनरिज्म। एक बेसिक प्रिंसिपल है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का कि जिसमें ए क्या करता है, वो अडाप्ट करता है अपना तरीका ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, है ना। तो उसमें कौन सा रिप्लेस करता है उस गैप को, ठीक है, उन तक पहुंचने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एसेंट, बी एक्सटीरियर, सी मैसेज, डी है मैनरिज्म। सब आंसर कर लो, सबको का आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं आप कमेंट में मत आंसर कर लो। आप एक लाइव चैट एक जगह आता है, 2 PM से स्टार्ट होता है, तो वहां पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लाइव चैट में जाके 2 PM से स्टार्ट रहता है, 45 मिनट से क्लास रहता है, ओके। चलो सब तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट के मैसेज, यानी जब मैसेज ऑडियंस तक पहुंचती है तो ये फुलफिल करते हैं उस प्रिंसिपल को, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। अ की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, एक की एलिमेंट रहता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का, वो क्या है? ए है पैसिविटी, बी है नेगेटिविटी, सी है डिफ्लेक्शन, डी है एडवोकेसी। एक की एलिमेंट होता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का, तो वो क्या है? ए है पैसिविटी, बी है नेगेटिविटी, सी है डिफ्लेक्शन, डी है एडवोकेसी। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का की एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है? एडवोकेसी। सो एडवोकेसी इज द
key element for effective classroom communication. Okay, so I hope you got it. चलते क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ो और आंसर कर लो. Which of the following instructional designs is part of SWAM launched by Government of India? यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है जो स्वयं के एक हिस्सा है, स्वयं के पार्ट है, जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा. फर्स्ट है ए ट्यूटोरियल, सेकंड है ए कंटेंट, थर्ड है असेसमेंट, फोर्थ है डिस्कशन फॉर्म, ठीक है, फिफ्थ है क्लासरूम टीचिंग. सो यहाँ पे आपको कोड चूज करने पड़ेंगे ABCD, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है. तो आप सब आंसर कर लो. सबों का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब. सो आपका टाइम खत्म हो गए हैं. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये आपकी स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट. बी पार्ट क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली. यानी फर्स्ट क्या है? ये ट्यूटोरियल उसमें होता है स्वयं में, ठीक है. थर्ड क्या है? असेसमेंट्स होते हैं उसमें एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है. जो 6 मंथ्स का कोर्स होता है, 1 ईयर कोर्स होता है, या 2 क्रेडिट या 4 क्रेडिट या 6 क्रेडिट का जो प्रोग्राम रहता है, और उसका असेसमेंट होता है ना, एग्ज़ाम होता है, अच्छे से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है. फोर्थ क्या है? डिस्कशन फोरम भी होता है. वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है आप डिस्कशन कर सकते हैं उस पर, ठीक है. फिफ्थ क्लासरूम टीचिंग, वहाँ पे सीधा क्लासरूम टीचिंग होती है, ठीक है, स्वयं पे. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है? ये किसने दे दिया है? ए है अल्फ्रेड बिनेट, बी है एल थर्स्टन, सी है चार्ल्स स्पीयरमैन, डी है होवार्ड गार्डिनर. सब आंसर कर लो. मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये किसने दे दी है, ये बताना है आपको. सब आंसर कर लो. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दे दी है, ये बताना आपको. तो आपका टाइम खत्म हो गया. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. होवार्ड गार्डिनर जो है उसने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दे दी है, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना, आप इसको अब दोबारा गलत नहीं करना, ठीक है. देखो, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है 2 फैक्टर थ्योरी, है ना. एल थर्स्टन ने दिया है मल्टी फैक्टर थ्योरी. सो अल्फ्रेड बेनेट जो है ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड है. तो यहाँ पे होवार्ड गार्डिनर जो है इसने मल्टीपल इंटेलिजेंस दे दिया है. ओके, ये थ्योरी इसने दे दी है. अल्फ्रेड बिनेट जो है ये है इंटेलिजेंट कोफिशिएंट पे, ठीक है. हाँ, उनका कंसेप्ट वही, ये कंसेप्ट वही है, इनका ही है. सो आई होप यू गॉट इट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. Through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with reference to a hypothesis under controlled conditions? यानी कौन सा ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें मैनिपुलेशन की जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और इसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है.
उसके हाइपोथेसिस को देख के बट कंट्रोल्ड कंडीशंस में देखा जाता है। तो ये कौन सी रिसर्च है, ठीक है। तो ए है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, बी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सी है केस स्टडी रिसर्च, डी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें मैनिपुलेट किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, कितना इफेक्ट है, और वो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एक्सप्लेन करता है। ए है टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो टीचर देता है, इन्हें मतलब पढ़ाता है किन को, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को। बी है टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द वीक स्टूडेंट्स, वो वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है उसमें। सी है टीचर टेक सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न। डी टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको बताना है इंक्लूसिव टीचिंग का कंसेप्ट कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ओके, तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वरना तो डिफिकल्टी है अगर आपको पता नहीं होगा, है ना। देखो क्लास में आप इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। अगर कंटेंट के रिलेटेड कोई बात है तो वो बता दो आप। तो वेडनेसडे को मैं करवाऊंगा आपको कोरिलेशन टी टेस्ट एनोवा, ठीक है, वो वेडनेसडे को करवाऊंगा मैं आपको। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। एक टीचर क्या करता है, वो पढ़ाता है बच्चों को जो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, उनको क्लासरूम में पढ़ाता है, ठीक है। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, है ना, नॉर्मल स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ जाते हैं तो उनको पढ़ाता है एक टीचर एक सेम क्लास में, है ना। मेन स्ट्रीम में लाता है किनको, जो मतलब जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है उनको भी लाता है क्लास में। तो सबों को एक साथ जब पढ़ाएगा, दैट इज इंक्लूसिव टीचिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी जो बाकी बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएगा, दैट इज इंक्लूसिव टीचिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी जो रिसर्च रिपोर्ट में होती है तो उसको वो क्यों होती है वहाँ पे। ए हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो ये हेल्प करता है उनको जो और एक रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर सकते हैं। बी है शोज द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। ये रिसर्चर की वास्ट नॉलेज दिखाता है। सी है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक। तो ये रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाता है। डी है इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये ऑप्शनल पार्ट होता है किसका, रिपोर्ट का। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। बिब्लियोग्राफी जो होती है एक रिसर्च रिपोर्ट में, वो क्यों होती है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड फॉर द रिसर्च, यानी जो रिसर्च कर सकते हैं, है ना, तो उनको वो हेल्प करती है। ओके,
यानी जो बिब्लियोग्राफी होती है वो उनको हेल्प करते हैं, जो जिनका ये प्लान होता है कि हम रिसर्च कर लेंगे किसी टॉपिक पे, तो वहाँ पे उनको वो बिब्लियोग्राफी हेल्प करती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 20 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द रिसर्च डिजाइन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च, यानी आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसे रिसर्च डिज़ाइन जो दिखाता है ना, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च, यानी रिसर्च डिज़ाइन को बताना है आपको कि इसमें से कौन सा फीचर रहता है उसका। फर्स्ट है सिंपल सैम्पल सिलेक्शन, सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान, थर्ड है डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, फोर्थ है हाइपोथेसिस मेकिंग, फिफ्थ है चॉइस ऑफ ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ओके, सो यहाँ पे आपको चूज करना है कोड्स में से। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन के कौन से फीचर रहते हैं, ठीक है, हाँ, किस फीचर के रिलेटेड रहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ओके, सो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है हमारे थीसिस में, कोड चूज करना है यहाँ पे आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। तो आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? सैंपल सिलेक्शन। सेकंड क्या है? नहीं सॉरी, फर्स्ट सेकंड क्या? फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। तो ये फीचर रहता है इसका, ठीक है, कि प्लान को हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। और क्या रहता है? थर्ड क्या है? डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, कि हमें टूल जो होता है ना, कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टूल हमें यूज करना है। दैट मीन सैंपल सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान और डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन। सो ये तीन चीज़ें जो है ये रिसर्च डिज़ाइन रिलेटेड है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 21 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट। इन्हें प्लेजरिज्म किससे हम चेक कर सकते हैं? ए है go.turnitin.com, बी है www.researchgate.com, सी है www.editorial.elsevier.com, डी है www.grammarly.com। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट आपको बताना है यहाँ पे। प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट कौन सी है? चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है? turnitin.com, go.turnitin.com। देखो ग्रामरली भी रहता है www.grammarly.com। तो ये दोनों आंसर आ सकते हैं इसके, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है turnitin.com, go.turnitin.com, ठीक है। यस, यहाँ से भी हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक वो देखी जाएगी, वो grammarly.com पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉपी पेस्ट देखा जाए कि यानी जहाँ से कॉपी पेस्ट क्या होगा, तो वो turnitin.com से हम देख सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 22 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द डांस ऑफ द हनी बी कन्वेइंग टू अदर बीज वायर नेक्टर विल बी फाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हनी बी डांस करती है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि यानी बाकी बीज जो होते हैं, बाकी हनी बीज जो होते हैं, उनको बोलते हैं कि नेक्टर कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल है? ए है मास कम्युनिकेशन, बी है ग्रुप कम्युनिकेशन, सी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको भी प्रिपेयर रहना है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। आपके पास टाइम है अभी
ठीक है, सो आंसर कर लो। जो भी देख रहे हैं, एक जगह लाइव चैट आ जाता है, वहां पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को भी लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करो। सो आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी ये एक मतलब 2-3 हॉनी बीज है ना, या एक हॉनी बी डांस करती है, तो वो बोलते हैं बाकी बीज को कि नेक्टर कहाँ पे अवेलेबल है ना, नेक्टर कहाँ पाया जाएगा, तो दैट मीन्स ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 23 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चूज द करेक्ट सीक्वेंस आप कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शन इज गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए ऑप्शन, इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कम्युनिकेशन का, ठीक है। सीक्वेंस बताना है कम्युनिकेशन का, कौन सा करेक्ट है। ए है इंफॉर्मेशन एक्सपोजर परसुएजन बिहेवियरल चेंज। बी है परसुएजन इंफॉर्मेशन बिहेवियरल चेंज एक्सपोजर। सी एक्सपोजर इंफॉर्मेशन परसुएजन बिहेवियरल चेंज। डी है बिहेवियरल चेंज इंफॉर्मेशन परसुएजन एक्सपोजर। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। करेक्ट सीक्वेंस बताना आपको कम्युनिकेशन का। तो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट एक्सपोजर इंफॉर्मेशन परसुएजन बिहेवियरल चेंज। सो ये है सीक्वेंस आप करेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, या कम्युनिकेशन का सीक्वेंस यही रहता है, एक्सपोजर इंफॉर्मेशन परसुएजन बिहेवियरल चेंज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की फंक्शन कौन सी है यहाँ पे। ए है टू ट्रांसमिट कल्चर, बी है टू फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसीज, सी है टू हेल्प द जुडिशरी टेक इट्स डिसीजन, डी टू स्टेबलाइज द शेयर मार्केट। सब आंसर कर लो। आपको बताना है यहाँ पे मास मीडिया की फंक्शन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की फंक्शन कौन सी है वो बताना आपको। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तुरंत आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रांसमिट कल्चर, यानी मास मीडिया से क्या होता है कि हम डिफरेंट कल्चर को देखते हैं, ठीक है, कल्चर ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल मास मीडिया से मैं आंध्र प्रदेश का कल्चर क्या है ना, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिटी का कल्चर क्या है, या हरियाणा का कल्चर क्या है, ठीक है, ऐसे गुजरात का कल्चर क्या है, यानी डिफरेंट स्टेट्स का कल्चर हम, या डिफरेंट सिटीज़ का कल्चर हम देख सकते हैं किसके ज़रिए, मास मीडिया के ज़रिए। सो मास मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग द कल्चर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ऐसे डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन्स के जो पीपल होंगे, उनके कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं थ्रू मास मीडिया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन 25 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन ए क्लासरूम सिचुएशन, ए टीचर ऑर्गेनाइजेस ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो एक क्लासरूम सिचुएशन में एक टीचर ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, ठीक है, टू हेल्प एट ए सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूजर इट विल बी कॉल्ड। तो अगर हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा। ए है ए ट्रांजैक्शनल मॉडल, बी है एन इंटरेक्शनल मॉडल, सी है हॉरिजॉन्टल मॉडल, डी है लीनियर मॉडल। सब आंसर कर लो। सो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पे जो क्लासरूम सिचुएशन है, टीचर क्या करता है, ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करता है ना स्टूडेंट्स में। तो एक चाहे एक सोल्यूशन निकले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, तो इससे क्या इसको मतलब कम्युनिकेशन के
मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल कहलाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यू। सो आप इस क्लास को डेली अटेंड करिए। तो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, आप वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपको आज का एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन है, मतलब एक शिवांगी बोलते क्वेश्चन के सर आप हमें करवा दीजिए टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट और कोरिलेशन टेस्ट, तो वो मैं करवा लूँगा वेडनेसडे को। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम की सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।